बेटियों में छोटी सी एक मिस्टेक मेरे को जो लगती है, वो सुंदरता पे कार्य करती है, वो मेहनत पे कार्य नहीं करती है। आज एक 18 साल 19 साल की बच्ची के हाथ में मोबाइल है, उसके हाथ में मेहंदी लगा रखी है, उसने अच्छे कपड़े पहन रखे हैं, और मैं कहता हूँ बाबा साहब की जो विचारधारों पे चलने वाला व्यक्ति हूँ कि हाथ में मोबाइल नहीं होगा तो चलेगा, शरीर पे अच्छे कपड़े नहीं होंगे चलेगा, हाथ में मेहंदी नहीं होगी तो चलेगा, और पाँव में जूते नहीं होंगे तो चलेगा, लेकिन एक हाथ में कलम दूसरे हाथ में किताब ले लो। जिंदगी में कोई आपकी औकात नहीं है आपके कोई उंगली उठा सके और आपकी तरफ एक को आगे बढ़ाना, दूसरे को गिराना। आरक्षण का मतलब ये था जो लोग मूल धारा में नहीं आ पाए, मूल विचारधारा में नहीं आ पाए, जिनको मूल अधिकार नहीं मिल पाए, उनको आरक्षण के माध्यम से बराबरी का दर्जा मिले। पंचायत का विरोध किया, गांधी जी इस फेवर में थे, लेकिन मैं समझ सकता हूं कि पंचायत का विरोध करने के पीछे रीजन ये था कि हमारे लोग यदि गांव में बसते और गांव में पंचायत लागू होगी, दलाल बन जाएंगे, और दलाल हमारे बच्चों को, हमारे घर लोगों को आगे नहीं बढ़ने। हमेशा एक बात कहता हूं मैम कि जो लोग कहते हैं ना कि बाबा साहब को इसलिए मौका मिला कि वो दलित थे इसलिए उनको संविधान, आप सोच के चलो, संविधान जब लिखने की बारी आई बाबा साहब को इसलिए नहीं मिला कि वो दलित थे, इसलिए था उनसे पढ़ा लिखा व्यक्ति कोई नहीं था। सोचो उस टाइम पे जब पानी पीने का अधिकार नहीं था, उन्होंने इतना बड़ा संविधान, उन्होंने, उनकी पत्नी ने कहा कि अपना चौथा भी मर रहा है, उन्होंने कहा कि उस सम्मेलन में यदि मैं नहीं गया ना तो यहाँ एक बच्चा मर रहा है, मेरे पूरे परिवार का सारे बच्चे मर जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ 24x7 नीलम बोध के साथ, और साथ ही आज है हम गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल दिल्ली में। यहाँ पर एक बहुत ही भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कि देश की जो युवा पीढ़ी है उसको मार्गदर्शन दिया गया कि किस तरह से उसको आगे बढ़ना है। और यहाँ पर तमाम देश के अलग अलग राज्यों से काफ़ी लोग आए थे वक्ता के तौर पर, अतिथि के तौर पर। उसी कड़ी में वक्ता के तौर पर पहुँचे हैं राजस्थान से राहुल मेघवाल जी। तो उन्हीं से जानना चाहूँगी, राहुल मेघवाल जी, जिस तरह से आपका तेज तर्रार वक्तव्य रहा खासकर युवाओं के लिए, और मैंने सुना है कि आप राजस्थान में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं युवाओं को एक मार्गदर्शन देने के लिए, तो पहले थोड़ा सा बेसिक जानना चाहूँगी किस तरह से काम कर रहे हैं वहाँ पर। सबसे पहले लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जिसको हम पत्रकारिता कहते हैं, उसके माध्यम से आपके एनबी न्यूज़ चैनल तथा साथ में जितने भी दर्शक महोदय, उन तमाम लोगों का धन्यवाद अर्पित करता हूं। मैं जब गांव से निकलता हूं तो हर इंसान ये कहता है गांव वाला व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता है। मैं ये समझता हूं कि मैं गरीब घर में पैदा हुई, मेरी गलती नहीं है, लेकिन मेरे माता पिता उसी गरीब घर में रह के मर जाए, ये सबसे बड़ी मेरी गलती होगी। मैंने जब ज़िंदगी में बहुत सारी दिक्कतें देखी, बहुत सारी परेशानियाँ देखी, तो मैं इस चीज़ का कमज़ोर नहीं बनना चाहता था। मैं चाहता था कि ऐसा ज़िंदगी में बड़ा काम करना जिसमें छोटी सी आंखों में बड़ा सपना देखने के वाला बच्चा गांव से निकलकर वो ये गरीबी का रोना रोने के बाद यदि गवर्नमेंट सर्विस में नहीं जा पा रहा है तो क्यों ना उसके लिए सहारा बने। मैंने बीटेक किया, बीटेक की नौकरी छोड़ने के बाद गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कराने के लिए बच्चों के लिए फ्री कोचिंग की व्यवस्था कराई उदयपुर के अंदर, और लगभग 26,778 बच्चे हमने अब तक प्रतियोगी परीक्षा की निःशुल्क कोचिंग हम उदयपुर नहीं, राजस्थान नहीं, पूरे भारत के बच्चों को दे चुके हैं हम। आप ये कोचिंग दे चुके हैं, तो सफलता कितने बड़े स्तर पर मिली है? 458 बच्चे अभी तक सरकारी सेवाओं में हमारे हैं। और सबसे बड़ी बात किसी चीज़ की, जब बच्चा अपने आप में ये सोचता है कि मेरा पैसों की तंगी से, आर्थिक तंगी से मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, यदि वो बच्चा वहाँ आता है, चाहे उसके पास दरी नहीं है बैठने के लिए, चाहे कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, लेकिन बच्चों की आंखों में सपना है, क्योंकि सपने उनके पूरे नहीं होते जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, सपने पूरे उनके होते हैं जो जिद पर अड़े होते हैं। और हमारा तमाम जितने भी बच्चे हैं सारे अपने आप की जिद है सरकारी नौकरी लेने की। राहुल, जिस तरह से आप जो आज की युवा पीढ़ी है उसको जागरूक कर रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं, और बाबा साहब ने भी कहा था इस कड़ी में कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जिसको जो जितना पिएगा उतना दाढ़े। तो जानना चाहूँगी कि बेसिक शिक्षा पर ही टिके हुए हैं या उनको जागरूक करने का भी काम कर रहे हैं? मेन मूल जो शिक्षा होती है, बच्चा ये जान ले कि मैं जीवन में अपने आप में जन्म ही क्यों लिया। यदि व्यक्ति ये सोचता है कि सिर्फ शिक्षा का मतलब नौकरी करना, अपने खुद का पेट भरना, अच्छा मकान बनाना, वो शिक्षा नहीं है। बहुत सारे मैंने लोग देखे जिनके घर में अपने माता पिता ने पूरी जवानी कमाई करके अपने बच्चों को पढ़ाया, अपनी पूरी जवानी में अपनी मेहनत की और बच्चों को पढ़ाया, और वो बच्चा कहीं न कहीं पेरेंट्स को छोड़ देता है, तो वो शिक्षा नहीं है, वो अपना खुद का स्वार्थ है। मैं चाहूँगा इस चैनल के माध्यम से जो भी युवा साथी हैं, यदि वो अभी मेहनत कर रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो उन जिनकी वजह से, जिनकी आपकी वजह से जिनकी आंखें खुलती है वो हमारे माता पिता, उनके आंखों के सपने जिस दिन आपने पूरे कर लिए, मुझे ऐसा लगता है सबसे बड़ी शिक्षा वो होगी। राहुल जी, जिस तरह से अभी आपने कहा, लेकिन मेरा अगली कड़ी में सवाल रहेगा कि जिस तरह से परम पूज्य बाबा साहब ने विदेश में काफ़ी लोगों को पढ़ने के लिए भेजा था, उसमें से मात्र एक ही व्यक्ति भारत लौट कर आया था। तो जानना चाहूँगी आपके द्वारा जो बच्चे सफल हुए हैं वो अब आपकी जो अकेडमी है उसमें कितना सहयोग कर रहे हैं? मैम, सबसे बड़ी बात बाबा साहब का ये विज़न था कि मैं किसी कारण से नहीं पढ़ पाया तो मैं वह सुविधा मेरे समाज के बच्चों को दूं। और सही बात है कि जो लोग वाकई में मेहनत करते हैं और जो साथ देते हैं उनको सबसे पहले भूलते हैं। और सच कहूँ, बाबा साहब ने तभी कहा था कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, और ये मानता हूँ मैं कि जो पढ़ा लिखा ज़्यादा बन जाता तो उसको भूल जाता जहाँ से वो उठा है। मैं जिन बच्चों को हमने पढ़ाया, मैं मानता हूँ कि उनकी आर्थिक तंगी बहुत मजबूत नहीं थी,
उनका वाकई में पढ़ने की इच्छा थी, हमने पढ़ाया, लेकिन उनको साथ में पढ़ा के ये महसूस भी कराया है कि जिस देश, जिस जगह से, जिस स्थान से आप प्रतियोगी परीक्षा की निःशुल्क कोचिंग कर रहे हैं, कुछ करें या नहीं करें, एक बार बच्चों को आके ये बता दो कि मैं इसी दरी पर बैठकर नौकरी लगा हूँ, मैं लग सकता हूँ, तुम भी लग सकते हो। लगभग सारे बच्चे हमारे पास वापस आए हैं। जी, जिस तरह से आपने अपने वक्तव्य में बताया कि आप तमाम स्टूडेंट्स को एजुकेशन दे रहे हो, तो मैं ये भी जानना चाहूँगी कि कोई भी व्यक्ति, चाहे मैं आपकी ही बात करूँ, आप अगर सफल हो जाते हैं तो आपकी जो जिम्मेदारी वो आपके परिवार के प्रति ज़्यादा होती है या फिर समाज के प्रति? मैं ये समझता हूँ यदि कोई इंसान ईमानदार है, वफादार है, तो सबसे पहली जिम्मेदारी खुद के प्रति होती है। खुद के प्रति होने का मतलब ये है कि यदि वो चाहता है कि समाज की वजह से मैं यहाँ हूँ और समाज को मेरी ज़रूरत है, तो मुझे ऐसा लगता है समाज के अंदर लोग आते हैं और लोगों में हमारा परिवार आता है और परिवार से हम आते हैं। तो समाज जहाँ है इसका मतलब हम उसके अंदर इन्वॉल्व है। तो मुझे ऐसा लगता है जिस व्यक्ति ने समाज को तराशा है, चाहे बाबा साहब की बात करूँ, चाहे जितने भी हमारे समाज के ऐसे बस अच्छे मार्गदर्शक बने, समाज को जिसने हाथों में लिया है, परिवार उसके अंदर अपने आप आ गया है। तो उसमें परिवार की तरक्की अपने आप इनबिल्ट छुपी हुई है। लेकिन बाबा साहब ने जिस तरह से काम किया, उन्होंने अपना पर्सनल देखकर नहीं किया बल्कि समाज के लिए किया, तभी वो आज लोगों के बीच में जिंदा है। मैं ये समझता हूँ बाबा साहब जैसा विचारक, उसके लिए पूरा समाज ही परिवार था। उन्होंने जब चौथा बच्चा मर रहा था तब उनकी पत्नी ने कहा कि अपना चौथा भी मर रहा है। उन्होंने कहा कि उस सम्मेलन में यदि मैं नहीं गया ना, तो यहाँ एक बच्चा मर रहा है, मेरे पूरे परिवार का सारे बच्चे मर जाएंगे। ये सोच थी। ये सोच एक परिवारवाद में नहीं हो सकती, ये सोच पूरे समाजवाद में हो सकती है। और मुझे अलग सा लगता है बाबा साहब से बड़ा कुछ मत सीखिए। कुर्बानी, अपने आप की जिम्मेदारियां, अपने आप में कैसा एंथुसियाज्म में समाज को आगे बढ़ा सकते हैं, वो सीख सकते हैं। लेकिन लोगों ने बहुत सारे लोगों ने, मैं ये नहीं कहूँगा इस मंच के माध्यम से, लेकिन ज़रूर कहूँगा कि बहुत सारे लोगों ने सिर्फ बाबा साहब को, उनके नाम को, उनके जय भीम को सिर्फ यूज़ किया है, और यूज़ ही नहीं अपितु मिसयूज़ किया है। मुझे ऐसा लगता है कि जिस व्यक्ति ने पूरे भारत ही छोड़िए पूरे विश्व में ये कहा, या सिंबल ऑफ द नॉलेज किसी को कहा जाए, डॉक्टर BR अम्बेडकर को कहा जाए, तो वो ऐसा ही नहीं कहा गया। और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ मैम, कि जो लोग कहते हैं ना कि बाबा साहब को इसलिए मौका मिला कि वो दलित थे, इसलिए उनको संविधान, आप सोच के चलो, संविधान जब लिखने की बारी आई, बाबा साहब को इसलिए नहीं मिला कि वो दलित थे, इसलिए तक उनसे पढ़ा लिखा व्यक्ति कोई नहीं था। सोचो उस टाइम पे जब पानी पीने का अधिकार नहीं था, उन्होंने इतना बड़ा संविधान लिख दिया। आज के युवा साथियों को उनसे छोटी सी सीख लेनी है। हमारे माता पिता सुबह से शाम तक मजदूरी करते हैं, न जाने कितने काम करते हैं, और बच्चा चपड़ासी नहीं बन पा रहा है। कितना बड़ा शर्म का विषय है। खुद के भविष्य के लिए नहीं सोच पा रहा है, क्योंकि वो सोशल मीडिया में बिजी है, क्योंकि वो एक दूसरे को मिस कॉल मारकर बातें करने में बिजी है, क्यों वो खुद पर ध्यान नहीं दे रहा है। इसलिए मैं कहता हूँ कोई समाज का बंदा आगे तभी बढ़ सकता है जो खुद पर ध्यान दे, और खुद से स्टार्ट होता है समाज, और समाज से परिवार अंदर आ जाता है। जी, बाबा साहब के कोटेशन है, लो एम इज क्राइम, छोटा लक्ष्य अपराध है। तो जब आप अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं तो छोटा लक्ष्य निर्धारित करके पढ़ाते हैं या फिर बड़ा लक्ष्य निर्धारित करते हैं? बाबा साहब ने ये कहा कि छोटा लक्ष्य अपराध है, क्योंकि उस टाइम पे परिस्थितियाँ अलग थी। जी। उस टाइम पे इसलिए था कि उस टाइम पे जातिवाद इतना हावी था, हर जगह छोटी छोटी बातें हावी थी। एक नाली का पानी दूसरी नाली में जा रहा, लोग लड़ाई हो जाती थी। इसलिए उन्होंने सोचा छोटा सोचेंगे यहाँ तक रह जाएंगे, इसलिए उन्होंने पंचायत का विरोध किया। गांधी जी इस फेवर में थे, लेकिन मैं समझ सकता हूँ कि पंचायत का विरोध करने के पीछे रीज़न ये था कि हमारे लोग यदि गाँव में बसते और गाँव में पंचायत लागू होगी, दलाल बन जाएंगे, और दलाल हमारे बच्चों को, हमारे घर लोगों को आगे नहीं बढ़ने देंगे। तो मुझे ऐसा लगता है इसलिए उन्होंने कहा कि गाँव छोड़िए, अब शहरों पर राज कीजिए। उनकी उंगली इसलिए संसद भवन की थी, इसलिए उनका सबसे बड़ा सोचना था। पर मेरा यह मानना है कि आज का परिपूर्ण थोड़ा सा अलग है। बच्चे के सुबह उठने के बाद रात को सोने से पहले यदि उसके पास आर्थिक तंगी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसको समाज सेवी नहीं बनना चाहिए। इतनी सेवा कर लेनी चाहिए, जिन्होंने उनको जन्म दिया उनकी आंखों में आंसू उसकी वजह से नहीं आए। सबसे बड़ी बात। जी राहुल जी, एक चीज़ और जानना चाहूँगी, क्योंकि आप जिस समाज से आते हैं कहीं ना कहीं उसका प्रतिनिधित्व भी करते हैं, तो आपके इंस्टीट्यूट में या जितने भी आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं उसमें सिर्फ पर्टिकुलर बहुजन समाज से आने वाले बच्चे हैं या अदर्स भी बच्चे आते हैं? नहीं, सारे बच्चे आते हैं, सभी जाति वर्ग धर्म के आते हैं। उसका एक कारण बताऊँ मैं आपको, बाबा साहब कभी ये नहीं कहा था कि ये जाति बुरी, ये जाति अच्छी है। उन्होंने उस वर्ग के लिए जरूर काम किया जो बहुत तबके का है, जो बहुत पीछे हैं, क्योंकि उनको पता था बहुत सारे लोग आरक्षण को अलग व्यवस्था संभालते। मैं समझता हूँ आरक्षण का मतलब ये नहीं कि एक को आगे बढ़ाना दूसरे को गिराना। आरक्षण का मतलब ये था जो लोग मूल धारा में नहीं आ पाए, मूल विचारधारा में नहीं आ पाए, जिनको मूल अधिकार नहीं मिल पाए, उनको आरक्षण के माध्यम से बराबरी का दर्जा मिले, इसलिए उन्होंने आरक्षण की व्यवस्था कराई। और मुझे ऐसा लगता है कि हर व्यक्ति बाबा साहब के विचारों को पढ़ ले, स्पेशल महिला का, चाहे वो किसी भी जाति वर्ग धर्म की है, पढ़ ले तो वो अपने आप में अभिमान करेगी कि सबसे बड़े पूजनीय कोई है तो वो बाबा साहब हैं। जी, आपने बाबा साहब की बात करी, तो बाबा साहब समानता की बात करते थे, लेकिन जिस तरह से राजस्थान में हम देखते हैं कि हर महीने 15 दिन के बाद जातीय आधार पर हिंसाएं होती है, बहन बेटियों के साथ में दुष्कर्म होता है, तो उन घटनाओं को किस तरह से रोकने में, या जो आपके स्टूडेंट्स हैं उनको किस तरह से जागरूक करते हैं कि जो जातीय भेदभाव है वो आपस में ख़त्म हो? देखो, सबसे बड़ी बात मैं बताऊं, मैं भारतीय संविधान पढ़ाता हूं, और मुझे ऐसा लगता है कि जिसके दिमाग में जाति है और वो जाति नहीं जाती है तो वो इंसान नहीं है, उसके अंदर मानसिकता अच्छी नहीं है।
मैं समझता हूँ हर व्यक्ति को ये समझना चाहिए कि जाति व धर्म से ऊपर उठकर एक मानवता की बात करें। हम जिस कोचिंग संस्थान को चलाते हैं वहाँ पर पढ़ाने वाले सभी जाति व धर्म के, पढ़ने वाले सभी जाति व धर्म है। हमने ये मुहिम चला रखी है, चाहे आप दरी पर बैठे या नहीं बैठे, कीचड़ पर बैठे या नहीं बैठे, लेकिन अपनी मानवता का परिचय सबसे पहले दे। जाति व धर्म उसके अंदर नहीं आना चाहिए। और रही बात आपने जो क्वेश्चन पूछा कि जिस तरह से राजस्थान, मैं राजस्थान की बात नहीं करूंगा क्योंकि मैं राजस्थान का हूं, इसलिए मैंने अपराध को देखा है, सुना है, अखबारों के माध्यम से, आपके सोशल मीडिया के माध्यम से, प्लेटफॉर्म से मैंने देखे हैं। लेकिन पूरे भारत में ये चीज़ चल रही है कि कहीं न कहीं किसी व्यक्ति को उसकी जाति, उसके वर्ग, उसके धर्म के नाम से आंका जाता है। मुझे ऐसा लगता है भारत का संविधान बनने के बाद भी इस तरह से बात आ रही है, तो मुझे इस बात का बड़ा दुख होता है। यदि भारत का संविधान नहीं होता तो लोग कहाँ होते हैं। मैं बड़ा धन्यवाद देता हूँ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब को, जो जहाँ पर भी हैं संविधान के माध्यम से हर व्यक्ति अपने जीवन को गरिमामय जीवन जी पा रहा है, हर व्यक्ति अपने आप के रेस्पेक्टफुल जिंदगी जी पा रहा है। फिर भी इस तरह से दुष्कर्म हो रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है जहाँ की स्थानीय सरकार, चाहे वो किसी भी स्टेट की है, उनको ऐसा डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति के वोट से, एक जाति के वोट से, एक धर्म के वोट से सरकार नहीं बनती है। ये सरकार बनती है, सबका इन्वोल्यूशन होता है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो धर्म के ठेकेदार, जाति के ठेकेदार है, उनके दिमाग में ये आना चाहिए कि सबसे पहले जिस जाति से, जिस वर्ग, जिस धर्म से और सबसे पहले मानवता से निकले हैं तो वहाँ उसके लिए काम करें। यदि वो वाकई में बड़ा काम करते हैं, ऐसे संसद में बैठकर कानून बनाते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में राजस्थान छोटी पूरे भारत में कहीं ऐसी अव्यवस्था नहीं होगी। जी, अभी राजस्थान में पिछले दिनों, अभी कुछ दिन पहले की बात है, लमसम में 1 हफ्ते की बात हुई होगी, बैरवा समाज की बेटी के साथ में इतना दुष्कर्म हुआ, उस पर तेजाब डाला गया, उसको मारा गया। तो इस तरह की घटनाओं को किस तरह से देखते हैं? क्या देश आज विकास कर रहा है? मेरा ये मानना है, क्योंकि मैं एक शिक्षक हूँ, मैं इस प्लेटफॉर्म पे कम बात करता हूँ, लेकिन आपने आज ये पूछा है इसलिए मैं बताना चाहूँगा कि आज जिस तरह से बहन बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है, मेरा ये मानना है कि बेटियों में छोटी सी एक मिस्टेक मेरे को जो लगती है, वो सुंदरता पे कार्य करती है, वो मेहनत पे कार्य नहीं करती है। आज एक 18 साल 19 साल की बच्ची के हाथ में मोबाइल है, उसके हाथ में मेहंदी लगा रखी है, उसने अच्छे कपड़े पहन रखे हैं। और मैं कहता हूँ बाबा साहब की जो विचारधारों पे चलने वाला व्यक्ति हूँ कि हाथ में मोबाइल नहीं होगा तो चलेगा, शरीर पे अच्छे कपड़े नहीं होंगे चलेगा, हाथ में मेहंदी नहीं होगी तो चलेगा, और पाँव में जूते नहीं होंगे तो चलेगा, लेकिन एक हाथ में कलम, दूसरे हाथ में किताब ले लो। जिंदगी में कोई आपकी औकात नहीं, आपके कोई उंगली उठा सके और आपकी तरफ देख सके। जिस तरह से आज देश में तमाम एट्रोसिटी हो रही है, खासकर मैं जातीय भेदभाव की करूँ या जातीय अत्याचार की बात करूँ, तो जो डॉक्टर अम्बेडकर थे उन्होंने जातीय भेदभाव का जो एक बेसिक कारण रहा वो किसको माना था? सबसे पहले जातीय यदि भेदभाव हो रहा है, मैं यदि आपसे पूछूं कि आपके साथ कभी भेदभाव हुआ क्या, आप कहेंगे नहीं, शायद जहाँ तक मुझे पता है, क्योंकि आप पढ़े लिखे हैं, आप शिक्षा में आगे हैं, आप ये जानते हैं कि शिक्षा का मूल अधिकार क्या है। मुझे ऐसा लगता है मैं भारतीय हूँ और आर्टिकल नंबर 12 से 35 के बारे में मैं नहीं जानता हूँ, और मैं बड़ी बड़ी संविधान की बात करता हूँ। मुझे अपने खुद के मूल अधिकार नहीं पता जो बाबा साहब के द्वारा दिए हुए हैं एक इंसान के जीवन को, गरिमामय जीवन को बनाने के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है सबसे बड़ी अशिक्षा, मैं चाहे वो बेटी हो या बेटा हो, मैं जो बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर शिक्षा, मुझे ऐसा लगता है कि जिस व्यक्ति के घर में शिक्षा आ जाए, जिस व्यक्ति के घर के अंदर रग रग में शिक्षा आ जाए और जिसने संविधान पढ़ा हो ना, वो जिस गली से निकलेगा हर इंसान को संविधान पढ़ा सकता है और समझा सकता है कि जाति फैल सकता है यदि वो अशिक्षित है तो। सर, जिस तरह से आपने बात करी, लेकिन अगर मैं यहाँ पर बात करूँ डॉक्टर वी आर अम्बेडकर जी की, जो कि विदेश से पीएचडी की डिग्री लेकर आए थे, और मैं कहूँगी कि अगर विश्व में उनकी तुलना की जाए तो 5 बुद्धिजीवी 5वें नंबर पे वो आते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जातीय आधार पर उनके साथ में भारत में भेदभाव हुआ। और आज भी विडंबना है कि तमाम सरकारें आई हैं, लेकिन आज बाबा साहब को पूरी तरह से सम्मान नहीं दे पा रही है। तो जो आपकी बात है शिक्षित की, वो कहीं ना कहीं आपस दोनों मेल नहीं खाती। बिल्कुल सही बात है। मेरा ये मानना था कि इंसान के जाति भेदभाव का कारण कहीं हो सकता अशिक्षा है। और दूसरा आपने जो क्वेश्चन पूछा उस बात का भी मैं समर्थन करता हूँ। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने जिस ज़माने में पानी पीने का उनको अधिकार नहीं था, उस ज़माने में उस व्यक्ति ने शिक्षा ली और भारत के लोकतंत्र को चलाने के लिए संविधान लिखा। और उस व्यक्ति को भी आज हर व्यक्ति, हर जाति, हर धर्म उसका इज्जत नहीं करता, हो सकता है, लेकिन मेरा ये मानना है कहीं के उसके लिए जिम्मेदार हम भी हैं। उस व्यक्ति ने इतना संघर्ष किया, इतनी मेहनत की, अपने बलबूते पर एक व्यक्ति ने इतना ज़बरदस्त कारनामे कर दिए कि वाकई में भारत को अपने आप में जीवन को गरिमा में जीवन ठहरा दिया। सबसे बड़ी विडंबना जो आती है, आज बहुत सारे लोगों में दिमाग में ये गुस्सा है कि इस जाति का है, इस वर्ग का, इस धर्म का है, तब जाके मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग जिनके दिमाग में जाति हैं, धर्म है, वर्ग है, छुपा हुआ है, चाहे वो सामने नहीं दिख रहा है, वो लोग ही बाबा साहब की इज्जत नहीं करते। बाकी मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जिन्होंने संविधान पढ़ा है, बाबा साहब को पढ़ा है, वो जानता है कि यदि मेरी पत्नी है, किस ज़माने में आज से 50 साल पहले वो सिर्फ घर में रहती थी, यदि उसका पति मर जाता था शायद उसको 4 दीवारी में रहना पड़ता था काले कपड़े पहनकर, लेकिन ये अधिकार दिलाए महिलाओं को। आज मेरी पत्नी, मेरी बहन को, मेरी माँ को किसने अधिकार दिलाए
चाहे मैं किसी भी जाति व धर्म से हूँ, वो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के हैं, तो शायद उसके लिए वो व्यक्ति बाबा साहब को कभी नहीं बोल सकता है। सर लेकिन जिस तरह से अगर आज हम भारत देश में देखें तो जितने भी भेदभाव हो रहे हैं, जितनी भी एट्रिसिटी हो रही है, वो कहीं ना कहीं जातीय आधार तो है, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें धर्म की बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है, जिसमें कि परम पूज्य बाबा साहब ने 1956 में साफ साफ इस देश के लोगों को एक संदेश दिया था कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ लेकिन मैं हिंदू धर्म में रहूंगा नहीं। और 14 अक्टूबर सन 1956 को उन्होंने हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म ग्रहण किया। तो इस दिशा में क्या सोचते हैं आप? मेरा यूँ मानना है कि बाबा साहब ने उस ज़माने में जो देखा, जो उनके साथ हुआ, वो उनका निर्णय सही था। क्योंकि जब इंसान जलित होता है, जब इंसान देखता है, और सबसे बड़ा बाबा साहब खुद के लिए नहीं जीते थे। बाबा साहब ये सोचते थे मैं जिस रास्ते पे जाऊंगा, मेरे जहाँ पाँव लगेंगे वहाँ लोग चरण चूमेंगे, वहाँ की मिट्टी को घर पे ले जाएंगे, क्योंकि बाबा साहब ऐसे पथ निर्देशक थे। रही बात आपके इस क्वेश्चन की, जिस तरह से धर्म के हिसाब से भेदभाव होता है, मुझे ऐसा लगता है कि जो जिस जाति जिस धर्म से आता है वो अपने आप को श्रेष्ठ मानता है, वो सामने वाले को बेकार मानता है, छोटा मानता है। और मैं मूल अधिकारों को पढ़ाता हूँ। आर्टिकल नंबर 25 ये कहता है कि आप किसी भी धर्म को माने, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन किसी भी धर्म का अपमान ना करें। लेकिन मुझे वही बात वापस आती है, क्योंकि मैं शिक्षक हूँ, जो इंसान संविधान पढ़ता है उसके लिए कोई मायने नहीं रखता। क्योंकि मेरे साथ कभी इस तरह का भेदभाव नहीं हुआ, क्योंकि मैं जानता हूँ कोई इस इंसान इस तरह से कर रहा है तो मुझे उसको किस तरह से जवाब देना है। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा में। और देखिए राहुल जी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया, अगर आज जिस व्यक्ति के पास में शिक्षा होगी उसका कोई भी शोषण नहीं कर सकता। तो आज जरूरत है इस देश की प्रत्येक युवा पीढ़ी को, चाहे वो बेटी हो या बेटा हो, पहले उनको शिक्षित होना पड़ेगा। और लेकिन यहाँ जरूरत है शिक्षा के साथ साथ में लोगों को जागरूक होने की भी, क्योंकि अगर जागरूक नहीं हुए तो फिर वही ढाक के तीन पात, फिर परम पूज्य बाबा साहब वाली बात सिद्ध हो जाएगी कि मेरे पढ़े लिखे समाज के लोगों ने मुझे धोखा दिया।